ओके तो प्रीवियस वाला वीडियोस में हमने कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में सीखा कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस एटॉमिक लेवल में यदि होता है या मटेरियल का कंडक्टिंग मटेरियल का एटॉमिक लेवल में यदि हम समझना चाहेंगे कि एक्चुअल में वहां पे रेजिस्टेंस कैसा डेवलप होता है, या सिंपली मैं बोल सकता हूं है ना वहां पे करंट का फ्लो को कैसा अपोजिशन मिलता है, तो हमने उसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट के थ्रू से हमने निकाला था। और रेजिस्टेंस जो है ना एक ऐसा फैक्टर होता है कंडक्टर का जो कि अपने थ्रू से गिवन करंट या गिवन क्वांटिटी का करंट को पास करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो ऐसा फैक्टर होता है ये कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करता है, जो कि एक गिवन वोल्टेज के लिए यदि हम एक गिवन वोल्टेज सप्लाई दे तो वो एक गिवन अमाउंट का करंट को सर्किट में फ्लो कराने वाला है। यदि ये रेजिस्टेंस ना होता तो सेम वोल्टेज के थ्रू से हम इनफाइनाइट अमाउंट का करंट को हम सर्किट में ऑब्जर्व करना चाहते, कोई रुकावट ही नहीं है, तो सेम वोल्टेज में इलेक्ट्रॉन पूरा फ्रीली मूव कर रहा है तो इनफाइनाइट करंट बनना शुरू हो जाता। तो इसी के लिए रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि कंडक्टर में कितना अमाउंट का करंट बनना चाहिए फॉर ए गिवन वोल्टेज। ओके, लेकिन ये आउटकम हमने है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से निकाला था। फॉर्मूला था R इक्वल्स टू ml डिवाइडेड बाय NaE स्क्वायर, टाउ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा मटेरियल लोगे, अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल लोगे तो n का वैल्यू ज्यादा रहेगा पर है ना, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, उसके बाद ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। हमने जो कंडक्टर लिया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है वो हमारे हाथ में है। ई हो गया तुम्हारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि वो फिक्स्ड होता है। टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, और ये नॉर्मली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर में। जितना हाई टेम्परेचर रखोगे टाउ का वैल्यू क्या होगा उतना कम हो जाएगा। क्यों? देखो टाउ क्या रिलैक्सेशन टाइम होता है ना, मतलब कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है, मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर गया फिर दूसरे बार कोलाइड करने के बीच में दूसरे बार जो पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करने का जो ड्यूरेशन होता है, जितना टाइम लेता है तो कोलाइड करने के बीच में, तो वो टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा उसको क्या मिलेगा, स्पीड मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा उतना ज्यादा तेजी से वो टकरा जाएगा, टाइम कम ले लेगा। तो ये सब फैक्टर्स के ऊपर में रेजिस्टेंस नॉर्मली डिपेंड करते हैं, और हमने कंसेप्चुअल ये सीखा था। लेकिन सेम रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम ने है ना, जॉर्ज साइमन ओम ने एक्सपेरिमेंटल ये चीज को प्रूव किया था कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता क्या चीज है। उसने क्या किया था, उनका एक्सपेरिमेंट जो था जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा, उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर, आयरन, कोबाल्ट, जो अलग जितना मेटेलिक कंडक्टर था उन्होंने उसको लिया था और वोल्टेज प्रोवाइड करके अलग अलग वोल्टेज दे करके इसमें कितना करंट जनरेट हो रहा है वो करंट को उन्होंने मेजरमेंट किया था, और करंट और वोल्टेज के बीच में उन्होंने एक रिलेशन डेवलप करने का कोशिश किया। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ध्यान रखा कि टेम्परेचर को फिक्स रखना जरूरी है ना। तो ओम ने क्या किया, जरा स्टेटमेंट में बताना चाहते हैं ना, जो जॉर्ज साइमन ओम का ऑब्जर्वेशन किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली पूरा एक लैब में उन्होंने ट्राई किया और देखने को ये मिला कि जैसा जैसा वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज को हम जैसा जैसा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे है ना, वैसे ही क्या होगा, सर्किट में करंट का अमाउंट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्किट में ज्यादा से ज्यादा करंट उनको महसूस हो रहा था। मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, जो कि तुम्हारा सेल का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट जो कि इसमें फ्लो करेगा। करंट को नापने के लिए हम यहाँ पे एक एमीटर लगा लेते हैं। ठीक है, एमीटर के थ्रू से हम रीडिंग देखेंगे कितना करंट आ रहा है। यहाँ पे वोल्टमीटर लगा देते हैं, वोल्टमीटर के थ्रू से पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं हम। तो इस तरह से हमारा एक सिचुएशन ये हो गया कि ओम्स का ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे बाहर से वोल्टेज का सप्लाई, जैसे वोल्टेज 0 रखे हैं तो यहाँ पे करंट बिल्कुल 0 मिल रहा है। वोल्टेज देना बढ़ा सके, मतलब 1 वोल्ट दिया, मान लो कुछ अमाउंट का करंट आया, 2 वोल्ट प्रोवाइड किया और भी कुछ अमाउंट का करंट बढ़ते गया, 3 वोल्ट दिया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो जैसा जैसा तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे वैसा वैसा तुम्हारा क्या होगा, करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ये 10th में भी हल्का मुल्का इसके बारे में बताया गया था। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या सिंपली बोल सकता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मीनिंग ये होता है जितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस भी उतना ज्यादा रहा होगा। ये कॉमन चीज सोचने का चीज है। जैसे मैं एटॉमिक लेवल में समझाऊं कैसा ये चीज हो रहा होगा,
यदि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, समझो जैसा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो मतलब ज्यादा ही स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ज्यादा ही स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर में ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा तो ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो गेन करेगा। क्योंकि हम पढ़े हुए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ ई कैपिटल ई बाय एम, मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है, तो इंटू टाउ, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन में क्या हो गया, हम देख रहे हैं जैसा जैसा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसा वैसा तुम्हारा क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा। नेगेटिव साइन जो है वो इलेक्ट्रॉन का मोशन के लिए दिया गया, परेशान मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखा कि जैसा जैसा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जैसा जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन लोग के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रॉन लोग क्या करेंगे, ज्यादा ही एक्सेलरेट होंगे, और ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अमाउंट बढ़ जाएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा तो हम प्रीवियस वाला वीडियोस में हमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगा सर्किट में उतना ज्यादा, या वायर में उतना ज्यादा उसमें करंट आएगा। तो एक आइडिया ले लिया कि शायद ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ओम्स ने इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने बोला कि कंडक्टर को यदि हम बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस देंगे और जैसा जैसा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे करंट का वैल्यू सर्किट में बढ़ते जाएगा सेम कंडक्टर के लिए। और वो टेम्परेचर हो याद रखना एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को उन्होंने किसी तरह से मेंटेन रखा था, बिकॉज टेम्परेचर भी करंट का कोई वैल्यू को, है ना, मतलब करंट का वैल्यू को प्रभावित करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द अमाउंट ऑफ करंट, है ना, इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द वायर। या सर्किट का दोनों एंड में या वायर का दोनों एंड में कितना अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट। ये उन्होंने प्रैक्टिकली पाया था। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हो, एक ही चीज है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो इक्वल टू देना पड़ेगा, एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, और वो कांस्टेंट जो जोड़े थे वो कांस्टेंट जोड़ने के बाद में ये क्या होगा, इक्वेशन जो हो गया इक्वल में बन गया, मतलब V इज इक्वल टू I इंटू आर, R इंटू I लिखा गया, मतलब इसको स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ने में आसानी होता है IR, ठीक है। लेकिन ये R एक्चुअल में है क्या चीज, तो उन्होंने बोला था नहीं, R एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि एक गिवन करंट यहाँ पे फ्लो करने के लिए, है ना, एक गिवन अमाउंट का करंट को, है ना, फ्लो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। या सिंपली हम बोल सकते हैं R एक ऐसा फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अपोज करता है। क्यों, देखो यदि R ज्यादा होगा तो सेम वोल्टेज के लिए करंट का वैल्यू कम होना पड़ा। प्रीवियस वीडियो में बता रखा था मैंने कि जैसा जैसा आर का वैल्यू बड़ा हो, ज्यादा वैल्यू आना शुरू होगा तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस में करंट का वैल्यू क्या बनेगा, कम बनेगा। मतलब जो मटेरियल का आर का वैल्यू ज्यादा रहेगा उसमें यदि मैं दो वायर लिया, मान के चलो एक वायर मैंने लिया इस तरह का, एक और वायर लिया इस तरह से, ठीक है, और दोनों वायर को मैं 10-10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया हूं, ठीक है। दोनों अलग अलग मटेरियल से बना होगा, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो गया तो डेफिनेटली आर का वैल्यू दोनों के लिए अलग होने वाला है, क्योंकि आर का फैक्टर देखो ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो आर अलग अलग है तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट दे दूं, यहाँ पे हमको करंट मिल रहा है मान के चलो 10 एम्पियर, तो यहाँ पे जरूरी, मान लो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे मान लो 10 एम्पियर करंट आ रहा है 10 वोल्ट के कारण, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 10 एम्पियर है, अलग अलग आ सकता है, क्योंकि मटेरियल है ना, शेप के ऊपर में ये आर का वैल्यू क्या करने वाला है, डिपेंड करने वाला है। तो उन्होंने सबसे पहले ये आर के बारे में, जॉर्ज साइमन ओम ने सबसे पहले आर के बारे में एक आइडिया दिया था कि वायर क्या करता है, हर एक वायर जितना भी हमारा मेटलिक वायर है, जितना भी अच्छा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अपोज करता है। इसका अपोजिशन इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो आयनिक लेवल जो पॉजिटिव आयन मेटल में बने रहते हैं उसके साथ कोलाइड होता है, और वही कोलिजन के चक्कर में हमारा क्या होता है, करंट का जो फ्लो होता है जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाता है, जरा सा कम हो जाता है, और वो आर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से एक नया टर्म आ गया आर, ठीक है। आर को निकालेंगे तो आर इक्वल टू कितना होगा, V डिवाइडेड बाय आई, आर इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आई, मतलब वोल्टेज कितना सप्लाई किया जा रहा है और कितना करंट बन रहा है उसका जो रेशियो बनेगा वही तुम्हारा क्या रहेगा, आर, और दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल या कंडक्टर। ओके, ठीक है। यदि ओम्स लॉ का बात माने तो V वर्सेस I ग्राफ, यदि मैं यहाँ पे V लूं और यहाँ पे I लूं तो डेफिनेटली V वर्सेस I जो ग्राफ बनेगा
इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज जब करंट जीरो है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो रहा होगा, करंट मैक्स बढ़ते जा रहा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जा रहा है, कुछ इस तरह से होने वाला है। ठीक है, और ये जो V वर्सेस I ग्राफ है, यदि मैं इसका स्लोप फाइंड करूं, मैं स्लोप निकालने वाला कंसेप्ट पूरा डिटेल में बता रखा हूं, यदि स्लोप फाइंड करूं तो स्लोप क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, चेंज इन y बाय चेंज इन x, मतलब चेंज इन V बाय चेंज इन I, मतलब डेल्टा V बाय डेल्टा I लिख सकते हो या V बाय I लिखने से भी चलेगा। अब ये क्या है, V बाय I, दैट विल बी द रेजिस्टेंस, मतलब V वर्सेस I ग्राफ जो होता है ये हमको क्या बताता है, रेजिस्टेंस के बारे में आइडिया देता है। उसका स्लोप जो निकालोगे ना वो रेजिस्टेंस बताएगा। स्लोप निकालने के लिए थीटा रहेगा तो tan थीटा निकाल देंगे, नहीं तो y2 माइनस y1 पे x2 माइनस x1 करके भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का बहुत सारा तरीका है। अच्छा, मतलब जिसका जितना ज्यादा स्लोप रहेगा डेफिनेटली उसका क्या रहेगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस V बाय I, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। मतलब सिंपली मैं बोल सकता हूं, यदि V वर्सेस I, यहाँ पे V है y एक्सिस में और यहाँ पे I है, तो V वर्सेस I ग्राफ में जिसका जितना ज्यादा स्लोप रहा होगा, जो मटेरियल के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, मान के चलो जितना ज्यादा स्लोपिंग बन रहा होगा मतलब उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहा होगा। ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब सेम वोल्टेज में कम करंट वहां पे बन रहा होगा, मतलब ज्यादा रुकावट दे रहा है, मतलब वो चाहता ही नहीं कि अपने थ्रू से करंट को पास करा दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल में जानेंगे धीरे धीरे करके। तो ग्राफ को जरा सा मैं एनालाइज करने का तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ पे V वर्सेस I ग्राफ है, तो मैं 2-3 मटेरियल के तुमको बना के देगा ऐसा करके, मान के चलो सवाल 2-3 तो देता है। ठीक है, मान लो मटेरियल A, मटेरियल B, मटेरियल C, बोला गया है कि उनका रेजिस्टेंस के हिसाब से अरेंज करो। बताओ यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होना चाहिए, तो हम देखेंगे जिसका ज्यादा स्लोपिंग, मतलब जिसका ज्यादा एंगल रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ में, मतलब आई एक्सिस के साथ में, तो डेफिनेटली उसका क्या होने वाला है, ज्यादा ही रेजिस्टेंस होने वाला है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सी जो है इसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। और याद रखना, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होना मतलब सेम वोल्टेज में करंट कम बन रहा है, मतलब करंट कम बन रहा है मतलब वो अपने थ्रू से करंट को अलाउ नहीं कर रहा है ज्यादा, तो अच्छा कंडक्टर क्यों बोलेंगे, उसको बुरा कंडक्टर बोलेंगे। इसका मतलब हो गया कि सी का रेजिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ पे देखो क्यों, स्लोप ज्यादा जिसका होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और फिर हमारा बी का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ बी, फिर रेजिस्टेंस ऑफ ए, क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा है इस ग्राफ में उसका तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। मैं बोला अच्छा कंडक्टर के हिसाब से कौन, ए अच्छा कंडक्टर है कि बी अच्छा कंडक्टर है कि सी अच्छा कंडक्टर है, तो याद रखना जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो तो अपने थ्रू से करंट को कम ही फ्लो करने देगा, मतलब वो तो बुरा कंडक्टर हो गया। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना मतलब करंट का वैल्यू कम होना, मतलब वो बुरा कंडक्टर बनना शुरू हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कंडक्टिविटी के हिसाब से या कंडक्टर अच्छा कौन है बोला, तो याद रखना ए इज अ बेटर कंडक्टर देन बी देन सी, मतलब हमारा सबसे अच्छा कंडक्टर ए रहा होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम आ रहा है। तो इस तरह से कुछ कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम तुमको बोर्ड लेवल में मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं ओम्स लॉ से तो हमने समझ गया कि छोटा मोटा पॉइंट हमने समझ गया। स्टेटमेंट इसका मैं बोल दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, फॉर ए गिवन टेम्परेचर, है ना, फॉर ए गिवन टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर या इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर को गिवन रखा था ओम्स में, ठीक है। ओके, तो रेजिस्टेंस का हमने एक फॉर्मूला बनाया क्या, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। सिमिलरली R इक्वल टू एक फॉर्मूला और भी था, कितना था, ml डिवाइडेड बाय कितना था, NA स्क्वायर टाउ। मतलब ये दोनों क्या चीज है, सेम चीज हो गया। मतलब कहीं भी चाहे तो हम ये चीज को भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय इक्वल टू ml बाय, है ना, NE स्क्वायर टाउ। तो इस तरह से हमारा एक रिलेशन मिल गया। अब नेक्स्ट एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में कुछ कुछ पॉइंट हम इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, पहला पॉइंट में लिखोगे रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंस, तो इट इज द, है ना, इट इज डिफाइंड एज, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय, है ना, द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अपने थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करने, मतलब किसी मटेरियल के या कोई भी कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश करेगा तो कंडक्टर खुद ही क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। तो जितना अमाउंट का अपोजिशन देता है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। उसके थ्रू से जब करंट पास करेगा तो जितना अपोजिशन देगा उसी को ही हम रेजिस्टेंस बोलने वाले हैं। ये हो गया पहला पॉइंट, उसका डेफिनेशन हो गया। दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे उसका फॉर्मूला। तो
तो एक फॉर्मूला तो हमने अभी सीखा था, वी आर इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई ओम्स लॉ से हमने निकाला था इसको, ठीक है। और सिमिलरली एक फॉर्मूला ऑलरेडी हमने ड्रिल वेलोसिटी कंसेप्ट से ml बाय एन ए स्क्वायर टाउ, ये भी हमारा रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में हम लिखेंगे इसका बारे में छोटा मोटा पॉइंट, क्या क्या है इंफॉर्मेशन पॉइंट इसके बारे में है। तो ये स्केलर है कि वेक्टर है, याद रखना रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन वैसे नहीं, मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ नंबर पॉइंट में जाएंगे इसका यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, ठीक है, इसका यूनिट एंड डायमेंशन के बीच बारे में। तो बताओ इसका यूनिट क्या होना चाहिए। तो डेफिनेटली क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम ने इसके बारे में आइडिया दिया था, तो इसी के लिए हम इसको बोल सकते हैं, इसका यूनिट जो ऐसा यूनिट में उसको ओम ले लिया गया था, OHM, ठीक है, OHM, ओम इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम में इसको ओम नाम दिया गया, ठीक है। तो 1 ओम का मतलब क्या होता है समझेंगे 5 मिनट में, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में ओम, इसके अलावा मिली ओम, माइक्रो ओम, इस तरह का भी छोटा छोटा यूनिट भी यूज किया जाता है। बट ऐसा ही सिस्टम है, जब भी प्रॉब्लम जब करोगे तो उस समय यदि तुमको मिली ओम दे रखा है तो तुम उसको कैसे भी करके ओम में कन्वर्ट करोगे, ऐसा ही सिस्टम है, लाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसका डायमेंशन, हम इसको 1 ओम का डेफिनेशन समझेंगे। डायमेंशन क्या होने वाला है, तो आर इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई। तो आर का डायमेंशन निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, यदि भी का तुमको मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस का मालूम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट पुट करो, नहीं तो फिर फॉर्मूला डाल दो, भी का क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू आई, ठीक है। तो क्योंकि भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू भी क्यू हो जाता है ना, तो उसे भी निकाल सकते हैं। तो भी की जगह में मैंने डब्ल्यू बाई क्यू डाला, डब्ल्यू बाई क्यू डाला इंटू आई। अब सबका डायमेंशन तो मालूम हो गया, तो डब्ल्यू का डायमेंशन m1 L2 T - 2 डिवाइडेड बाय वर्क एंड, और ये चार्ज का डायमेंशन कितना होता है A1 T1, और ये करंट का डायमेंशन होगा A1, ठीक है। उसको जरा सिंप्लीफाई कर दोगे तो तुमको रेजिस्टेंस का डायमेंशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने रेजिस्टेंस के बारे में एक नया आइडिया लिया कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके जो कि क्या करता है, एक गिवन अमाउंट का करंट को सर्किट में अलाउ करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाना मतलब सेम पोटेंशियल से कम करंट आएगा, मतलब करंट को अपोज करने का हम ऐसा मान सकते हैं रेजिस्टेंस का काम होता है सर्किट में, ठीक है। अब जरा सा हम समझ लेते हैं कि जो 1 ओम का रेजिस्टेंस होता है इसका मतलब क्या होता है। हम 1 ओम कितना को समझेंगे, कितना रेजिस्टेंस को हम 1 ओम मानेंगे, मतलब ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो कितना अपोजिशन देगा तो हम उसको 1 ओम का है ना रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। तो जरा ध्यान देना, इससे डेफिनेशन निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू कितना होता है V डिवाइडेड बाय आई। तो आर का जगह में मैं लिख रहा हूँ 1 ओम, सब 1 यूनिट डाल दो, ठीक है। 1 ऐसा इस तरह ओमेगा सिंबल दिया जाता है उसको, या ओम लिख लेता हूँ 1 OHM ओम इक्वल टू V की जगह में 1 वोल्ट, यूनिट सबका डाल रहा हूँ, ठीक है। आई की जगह में 1 एम्पियर, सबका ऐसा यूनिट डाल दिया। अब देखो डेफिनेशन एकदम आसानी से बन जाएगा। तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, ठीक है। 1 ओम ये 1 ओम का जो रेजिस्टेंस होता है इसका मतलब क्या होता है, याद रखना, यदि इसका एंड में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और 1 एम्पियर का करंट अलाउ करता है। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को मैं 1 ओम कब बोलने वाला हूं, जब दोनों एंड, पूरे कंडक्टर का दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखेंगे और इसके कारण उसमें करंट जनरेट होना चाहिए 1 एम्पियर का। फिर से, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ it allow 1 ampere of current through a potential difference of 1 volt। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड का रखेंगे और उसके कारण 1 एम्पियर का करंट, मतलब दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और करंट का फ्लो देख रहे हो 1 एम्पियर, तो मैं बोलूंगा इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, उसी कारण से 1 वोल्ट के द्वारा 1 एम्पियर करंट बन रहा है। समझ में आ रहा है। 2 ओम का मतलब क्या हो जाएगा, 2 ओम का मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस है, मतलब 2 वोल्ट हमने दे रखा है, 1 एम्पियर आ रहा है, तो इस तरह से 2 वोल्ट हो सकता है। तो 2 एम्पियर में 2 ओम 3 ओम जितना ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस बनते रहेगा तो पोटेंशियल तो बढ़ा सकता है, लेकिन करंट का वैल्यू बढ़ ही रहा होगा, करंट का वैल्यू घटते जा रहा होगा। तो तुम ऐसा समझ सकते हो 1 ओम के लिए क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर का करंट। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो 1 एम्पियर का करंट अलाउ कर रहा है, तो मैं बोलूंगा इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। एकदम आसान चीज है। तो इस तरह से हमने रेजिस्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा। ओके, नेक्स्ट हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारा आगे में जाके यूज होने वाला है।
सेम रेजिस्टेंस होता है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्म बहुत यूज होने वाला है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है, ठीक है, ये तो मेटल वाला केस में हम समझ गए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव आयन के साथ टकराएंगे और टकराने से उनका स्पीड जो होता है कम हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अपोज करना शुरू करता है, अपोजिशन देता है। मतलब वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि कितना अपोजिशन देने वाला है, ठीक है, तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट वाला केस में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, याद करो तो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, इसके अंदर में 2 मेटल का रॉड डालते हैं, ठीक है, तो मेटल का रॉड डाला, एक को हम एनोड, एक को कैथोड बोलते हैं। मैं तुमको बताया था इसके बारे में हल्का मुल्का। और इसको मान लो हमने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर रखा है। मेरा सवाल ये है कि रिएक्शंस होंगे और रिएक्शंस होंगे, इसके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल जो भी बनना चाहिए बनेगा। लेकिन सर्किट में करंट कैसा आएगा, याद रखना, बाहरी वाला सर्किट में तो मेटल वायर हमने कनेक्ट करके रखा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। लेकिन ये दोनों के बीच में भी एक प्रकार का सर्कुलेशन चलता रहता है, क्योंकि कंप्लीट सर्किट होने से करंट फ्लो करता है। तो बाहर वाला में तो चलो ठीक है, मेटल वायर मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी आयंस होते हैं। मैं जैसा NaCl का सोल्यूशन ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा इसमें, Na+ और Cl- का सोल्यूशन रहा, आयंस रहा होगा यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे Na+ और Cl-, मतलब इन शॉर्ट ये आयंस अवेलेबल है और फ्री टू मूव होते हैं, और ये आयन का मूवमेंट होना शुरू कर देंगे। यदि मान लो इसको मैंने एक और टाइप का सेल ना बना करके मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना कर रखा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैंने बाहर का सेल से पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा, तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको नेगेटिव से कनेक्ट करके रखा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल सेल मैंने कनेक्ट कर दिया है। तुम पहले वाला केस में तो हमने ये पढ़ रहे थे कि यहाँ पे रिएक्शंस हो करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहा था। मैं अभी मान लेता हूँ कि चलो मान लो मैंने क्या किया है, ये दोनों प्लेट को एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करके रखा हूँ, तो क्या ये करंट फ्लो करा पाएगा, क्या, डेफिनेटली करंट फ्लो कराएगा। पूरा प्योर वाटर रखोगे तो कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नमक जरा डाल दोगे तो फिर ये सर्किट में पूरा करंट फ्लो करना शुरू करेंगे। यहाँ पे एमीटर लगाओगे तो हमको रीडिंग दिखेगा। तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, वाटर डालते के साथ, नमक डालते के साथ क्या हो गया, याद रखना, नमक यदि हम डालेंगे तो टूट करके Na+ और Cl- आयन में बन जाएंगे, और यहाँ पे आयन आने के कारण आयन क्या होता है, फ्री टू मूव होता है इन वाटर, तो डेफिनेटली वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। होगा क्या, जरा ध्यान देना, ये पॉजिटिव है तो ये डेफिनेटली प्लेट पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, नेगेटिव प्लेट हो गया। अब सर्किट में करंट कहां से होगा, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, अरे ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन से आएगा। करंट का डायरेक्शन किधर लिया जाता है, करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक करंट फ्लो करना चाहिए। तो यहां तक तो वायर है, मेटल भी है, बीच में तो खाली पड़ा हुआ था ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, वो उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है। होगा क्या, ये पॉजिटिव है तो Cl- यहाँ पे जो रहा होगा, Cl- लो इसके तरफ आना शुरू करेंगे, देखो इधर Cl- इसके तरफ आना शुरू करेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और वहां पे जाके करेंगे क्या, Cl- इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव प्लेट के पास जाएगा, और जाने के बाद ये पॉजिटिव प्लेट इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और प्योर क्लोरीन बना के भेज देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस समय सर्किट में ले आएगा। मतलब जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी Cl- प्रेजेंट है, वो Cl- लोग सब क्या होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो सारे क्लोरीन इधर आना स्टार्ट करेंगे। तो क्लोरीन Cl- ज्यादा करके वहां पे क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखा था उन्होंने। तो ये सेल के द्वारा यहाँ पे एक प्रकार का पॉजिटिव प्लेट बन चुका है, तो इलेक्ट्रॉन आए, मतलब Cl- आएंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन को ये जो इलेक्ट्रोड है एक्सेप्ट करेगा और सर्किट में भेज देगा। और लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का क्या, Cl- है, क्या होगा, Cl बन जाएगा। सिमिलरली और भी Cl- रहे होंगे, उसमें उनका भी वही हालत होने वाला है, और ये Cl मिल करके Cl2 गैस के फॉर्मेट में निकलना शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली अब देखो दूसरा वाला क्या सिचुएशन है, यहाँ पे Na+ भी तो है, तो प्लस वाला डेफिनेटली नेगेटिव प्लेट के पास जाएगा। नेगेटिव प्लेट में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए हैं, नेगेटिव होने के कारण क्या हो, इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन हो गया वहां पे। तो होगा ये कि इस लिक्विड में रहने वाला या इलेक्ट्रोलाइट में रहने वाला Na+, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे और करेंगे क्या, Na++1 इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेप्ट करेगा इस मेटल रॉड से, और फाइनली Na बनेगा। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे भी अंदर में ही चार्ज का फ्लो चल रहा है, मतलब Na+ और Cl- का अंदर में फ्लो चल रहा है। उसी प्रकार से मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकता था और यहाँ पे आयंस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह से वो कंटिन्यूस एक सर्किट बनाएगा और सर्किट में कंटिन्यूस करंट रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये वायर में तो हमारा रेजिस्टेंस हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो पॉजिटिव आयन लोग के साथ टकरा रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये भी तो एक कंडक्टर है, इसमें जो रेजिस्टेंस कैसा टाइप का रेजिस्टेंस रहा होगा, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है
कि Cl माइनस आयन लोग झुंड में पर इधर आ रहे हैं, बहुत सारा नंबर में इधर आ रहे हैं, और उसी समय Na प्लस आयन उस तरफ जा रहे हैं, तो उनके बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोलेजन वोलेजन होने वाला है। तो ड्यू टू द कोलेजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, उनके बीच में कोलेजन होने के कारण भी तुम्हारा क्या होता है, करंट का है रुकावट आता है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस जनरेट होता है, जिसके कारण करंट का वैल्यू कम आना शुरू हो जाता है। जितना करंट होना चाहिए था, जितना चार्ज का फ्लो होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल, एक सेल का या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहे या तुम्हारा मतलब देखो सेल में यहाँ पे इस वाला जो मैं लिया हूँ, इसमें मैं एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करके रखा हूँ, लेकिन मैंने जो तुमको एक्सप्लेन किया था वो सेल के बारे में, वहां पे क्या दिख रहा था कि यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे थे और रिएक्शंस के माध्यम से करंट बन रहे थे। दोनों टाइप का सेल एग्जिस्ट करता है, और दोनों में क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मेटल वायर के थ्रू से तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयन का फ्लो होता है, और ड्यू टू द कोलिजन ऑफ आयन अमंग देमसेल्फ, उनके बीच में कोलिजन होने के चक्कर में उन लोगों का क्या होता है, फ्लो जरा सा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस जनरेट होता है, और वही रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। एक सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और ये रेजिस्टेंस आता क्यों है, वही आयन लोगों का कोलिजन के कारण, ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सेल जो होता है, जरा ध्यान देना, एक सेल के अंदर में डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वो देते ही रहेगा, और वो रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नॉर्मली हम जब सेल लेते हैं, तो सर्किट में मैं यहाँ पे जब सेल कनेक्ट किया था पहले, वो सेल का हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को अवॉइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस देता है, इसी के लिए हम सर्किट में दिखा तो देते हैं इस सेल को, बट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कुछ समय के लिए मतलब अवॉइड करते हैं। तो उसी के लिए हम ऐसा टाइप का सेल को आइडियल सेल बोलते हैं, क्योंकि ऐसा सेल हो ही नहीं सकता कि इंटरनल रेजिस्टेंस ना रहे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का भी कुछ रहता ही रहता है, समझ लिये। तो आइडियल सेल का मतलब ऐसा सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस सभी टाइम फिक्स रहेगा, और दूसरा चीज हो गया, इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो रेजिस्टेंस मिलता है उसको हम अवॉइड करने वाले हैं। तो ऐसा टाइप का सेल को हम एक प्रकार का आइडियल सेल बोलने वाले हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल, एंड इस प्रकार का जो रेजिस्टेंस आता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, उनके बीच में एक दूसरे से कोलिजन होता है जब वो मूवमेंट करते रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और उस कारण से वो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक रेजिस्टेंस के बारे में एक रफ आइडिया ले लिया। दो टाइप का रेजिस्टेंस पढ़ा हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी आता है रेजिस्टेंस के बाद से हमारा एक और क्वांटिटी आता है रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा। भले ठीक है, वायर एक प्रकार का अपोज कर रहा है अपने थ्रू से करंट को पास करने से, लेकिन सपोर्ट भी तो कर रहा है उसके थ्रू से पास करने से। तो रेजिस्टेंस का एक उल्टा क्वांटिटी हमने निकाला, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम होता है सर्किट में करंट को अपोज करना, तो कंडक्टर का काम रेजिस्टेंस का काम होता है सर्किट में करंट को अपोज करना। तो कंडक्टेंस भी एक प्रकार का क्वालिटी होता है कंडक्टर का, जो कि एक प्रकार का अलाउ करता है तो पास द करंट थ्रू इट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वांटिटी हो गया कंडक्टेंस। तो याद रखना, कंडक्टेंस के लिए केमिस्ट्री जब पढ़ोगे उसमें जी का सिंबल यूज किया गया है, बट हम यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दे रहे हैं, जैसा स्मॉल ऐसा सी भी लिख सकते हो कंडक्टेंस के लिए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है मेटल कंडक्टर का या कोई भी कंडक्टर का एक ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रकार का अलाउ जो मतलब सपोर्ट करेगा करंट को फ्लो करने का, दैट क्वालिटी इज बेसिकली कंडक्टेंस। तो हम वो ऐसे सॉफ्टली लिख दे रहा हूँ, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कंडक्टर रेजिस्टेंस यदि आर होता है तो कंडक्टर में कुछ समय की सी दिखा दे रहा हूँ, सी इक्वल टू 1/r, ठीक है। अब इसका बारे में 2-3 इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। कंडक्टेंस का यदि मैं और फॉर्मूला बनाना चाहूंगा तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r था, तो r के जगह में v/i, तो i/v हो जाएगा। तो कंडक्टेंस इक्वल टू i डिवाइडेड v, ठीक है। उसके बाद में हम इससे भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो कंडक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा Na² τ/ml।
क्योंकि पहला स्टेप में डेफिनेशन, दूसरा स्टेप में फॉर्मूला लिखा जाता है। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब सी की जगह में 1/r लिख सकते हैं, या 1/r की जगह में सी यूज कर सकते हैं, या उससे फॉर्मूला हो गया V/I रेजिस्टेंस का होता है, तो I/B हो जाएगा कंडक्टेंस का। सी रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है तुम्हारा ml/na स्क्वायर टाउ, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा na स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय ml, हो गया कंडक्टेंस का हो जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, कंडक्टेंस मतलब एक टाइप का अलाउ करना, क्योंकि भले रोक रहा है लेकिन फिर भी तो अलाउ भी तो कर रहा है वो अपने थ्रू से करंट को पास करने के लिए। नेक्स्ट हो गया तीसरा पॉइंट में यूनिट एंड डायमेंशंस। क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/ओम, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, OHM ओम इनवर्स बोल सकते हो, या इसको बहुत बार क्या लिखता है मो लिखा जाता है MHO, ठीक है, ऐसा MHO भी लिखा जाता है बहुत बार, ठीक है। इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है, सीमेंस बोलते हैं उसको, साइमन, ठीक है। तो साइमन एक तो ऐसा यूनिट है जो कि हम केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज करते हैं उसको, ठीक है। अरे जॉर्ज साइमन से निकाला, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हो गया हमारा चौथा नंबर प्रॉपर्टी, इसका यूनिट एंड डायमेंशन लिख लेना। यूनिट तो बता दिया, डायमेंशन अपने मान से रेजिस्टेंस का, ठीक, रेसिप्रोकल होगा। अच्छा, यहाँ पे यदि याद करो, यदि मैं ग्राफिकली इसको दिखाता हूं, तो यहाँ पे यदि मैं आई लेता हूं, यहाँ आई वर्सेस बी ग्राफ बनाओगे, तो जो स्लोप बनेगा वो स्लोप एक्चुअल में क्या शो करेगा, आई चेंज इन आई बाय चेंज इन भी, इसी को तो हम बोलते हैं क्या, कंडक्टेंस, आई बाय भी। मतलब आई वर्सेस बी ग्राफ यदि बनाते हो, सेम ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ग्राफ में तुमको कंफ्यूज करने के लिए आई वर्सेस बी दिया रहेगा। तो आई वर्सेस बी ग्राफ में जो तुम्हारा स्लोप रहता है वो तुम्हारा क्या बनता है, उसका स्लोप आओगे तो कंडक्टेंस मिलेगा, ठीक है। मतलब आई वर्सेस बी का जिसका कंडक्टेंस ज्यादा है, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है, मान के चलो जैसा ए बी और सी बनाया, जिसका स्लोप ज्यादा है मतलब उसका कंडक्टेंस ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस कम है। कंडक्टेंस ज्यादा होना मतलब अच्छा कंडक्टर है, कंडक्टेंस कम होना मतलब बुरा कंडक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्टेंस के बारे में। तो आज हमने दो टॉपिक कवर किया, एक हो गया ओम्स लॉ, उसके बाद में उससे हमने आर के बारे में समझा, 1 ओम क्या होता है समझा, इसका यूनिट डायमेंशन समझा। उसके बाद में डिफरेंट रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब और भी छोटा मोटा पॉइंट हमने पता लगाया, और उसके बाद से हमारा कंडक्टेंस बोल के उसके बारे में पढ़ा, उसका यूनिट डायमेंशन, डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम और दो टॉपिक कवर करेंगे, और जिसको भी जरा दिक्कत रहा, अभी न्यूमेरिकल नहीं, अभी एक टॉपिक खत्म होने के बाद में तुम न्यूमेरिकल स्टार्ट करोगे, ठीक है।